हेलो रसगुल्ला आर्मी के जवानों, नमस्कार। JPW, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम जिंदाबाद पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले वाले लेक्चर में हम नर जनन तंत्र के बारे में सारी की सारी बातें कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से सीट बेल्ट लगाइएगा और देखिएगा, बात कर रहे हैं अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहला सवाल जो बच्चे के दिमाग में आता है, सर हम यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमने कहा, बोला राइट। बताओ, आपने बताया था कि नर जनन तंत्र है वो श्रोणी भाग में स्थित होता है। तो बताओ, ये फीमेल जनन तंत्र कहां स्थित होता है? बेटा, फीमेल जनन तंत्र जो होता है ये भी श्रोणी भाग में स्थित होता है। कौन से भाग में? हमने बोला ये भी ऐसा था जो कौन से भाग में? श्रोणी भाग में स्थित है। श्रोणी भाग में स्थित, ये भी वो है जो किस कहां पर? जो कि श्रोणी भाग में स्थित होता है। श्रोणी भाग में स्थित होता है। तो मादा जनन तंत्र भी कहां पर? श्रोणी भाग में। अब पूछेगा, बताओ सर मादा जनन तंत्र है, इसके कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन सी चीजों को इसमें शामिल किया गया है? हमने बोला मादा जनन तंत्र में एक तो है मेरे पास प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनांग, जिसमें एक जोड़ी अंडाशय है जो उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। यहां पर पाई जाती है सहायक जनन ग्रंथियां। उन सहायक जनन ग्रंथियों में अपने पास आती है अंडवाहिनी, जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा, जिसे बोलते हैं सर्विक्स, वजाइना, जिसे बोलते हैं योनि। नेक्स्ट, मादा सहायक जनन ग्रंथियां जो थी, उन ग्रंथियों में हम दो प्रकार की ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे हैं। एक पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड और दूसरी बर्थोलिन ग्लैंड। एक पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड जिसको स्किनी ग्लैंड बोलते हैं, एंड दूसरी बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्रंथि। जब भी पूछे बाह्य जनेंद्रिया, याद करो, नर में बाह्य जनेंद्रिया का जो भाग था वो था सीसन, जबकि मादा में बाह्य जनेंद्रिया इन 5 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला मोन्स प्यूबिस, जिसको बोलते हैं जघन शैल। दूसरा वृहद भगोष्ठ, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। तीसरा लेबिया माइनोरा। चौथा क्लाइटोरिस, जिसे बोलते हैं भगसेप। और पांचवा मेरे पास है हाइमन। इन 5 चीजों से मिलकर बना होता है मादा का बाह्य जनेंद्रिया, और उसे ही हम बोलते हैं वल्वा। उसे क्या बोलते हैं? वल्वा। अब बात थी, सर इनके बारे में अपन एक एक करके बात करते हैं। चल रे झंडू, तूने कहा और हमने तेरी बात मान ली। सबसे पहले हम बात करते हैं, वो बात करते हैं किसके बारे में? इस अंडाशय के बारे में। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा बच्चे। जब भी बात करके चले कोई भी इस अंडाशय के बारे में, तो अंडाशय जो था उसकी सबसे पहली बात यह आएगी कि सर आप बताइए, एक महिला में आपने बोला अंडाशय जो है उनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। जैसे, तो इसका मतलब अंडाशय की संख्या 2 है, तो एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। याद करो, वृषण नर में भी एक जोड़ी था। वृषण जो था वो किससे उत्पत्ति हुई थी? मीजोडर्म से। तो इस अंडाशय की भी उत्पत्ति किससे होती है? मीजोडर्म से होती है। अगर कोई कहे सर इस अंडाशय का साइज बताओ, बेटा ये अंडाशय जो है ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। अंडाशय कितना लंबा होता है? 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। और ये मादा का प्राथमिक जनांग है। प्राथमिक जनांग के कितने काम थे? 2 काम। मतलब इसमें युग्मकों का निर्माण भी होता है और ये हार्मोन का स्रावण भी करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक जनांग। पूछेगा कि सर आपने बोला कि मादा जनांग जो है वो पैल्विक भाग में स्थित होता है। यस, ये पैल्विक भाग में स्थित होता है। वो कहां? उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है। मतलब नर में वृषण जो था वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित था, जबकि मादा में अंडाशय जो है वो उदर गुहा के अंदर स्थित होता है। अब ये अंडाशय जो था ये लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। किससे? अंडाशय लिगामेंट के द्वारा श्रोणी भित्ति से भी जुड़ा होता है और गर्भाशय से भी जुड़ा होता है। श्रोणी भित्ति से भी जुड़ा होता है और गर्भाशय से भी जुड़ा होता है। अब सवाल था, गुरुजी मान लीजिए हम मादा के शरीर से एक अंडाशय को बाहर निकालें और उसे काट के देखें तो अंडाशय कैसा दिखाई देगा? बेटा अंडाशय को अगर काट के देखेंगे तो पता चला कि अंडाशय के सबसे बाहर की साइड यहां पर एक बड़ा ही
पतला सा उपकला का आवरण है, उपकला की परत है। हमने बोला ये पतली उपकला परत है, पतली उपकला परत। हमने बोला ये नीले वाली जो दिखाई दे रही है ये पतली सी उपकला की परत है। इस पतली उपकला के अंदर देखें तो यहां पे देखो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये बाहरी भाग, इस बाहरी भाग को बोलते हैं कोर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। ये कोर्टेक्स क्या है? हमने बोला ये कोर्टेक्स जो है ये बाहरी भाग है, बाहरी भाग है। ये लाल रंग का जो क्षेत्र है, इस लाल रंग के क्षेत्र का ये वाला जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं मेडुला। इसको बोलते हैं मेडुला। ध्यान रखना ये मेडुला जो है ये मेरे पास है आंतरिक भाग, ये मेरे पास है आंतरिक भाग। मेडुला जो मेरे पास है ये मेरे पास है आंतरिक भाग। तो हमने बोला इसके दो भाग है, बाहरी भाग को बोलते हैं कोर्टेक्स और आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला। और आपको बता दूं ये दोनों के दोनों जो भाग है, ये दोनों के दोनों जो भाग है इनको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रत्येक अंडाशय को देखोगे तो उसके बाहर की तरफ पतली उपकला की परत है जो कि किसको घेरे होती है? स्ट्रोमा को घेरे होती है। तो हमने बोला इस पतली परत के बारे में पूछे तो ये किसे घेरे होती है? हमने बोला ये स्ट्रोमा को घेरे होती है। ये स्ट्रोमा को घेरे होती है। ये मेरे पास ऐसी परत है जो किसको? स्ट्रोमा को घेरे होती है। चले भैया, बोला सर ठीक है। यहां पे जाके अंडाशय के बारे में जो बात करनी थी वो मोटी मोटी बात हुई कंप्लीट। अब बात करते हैं अंडाशय के बाद अगला था मेरे पास महिला में मादा में सहायक नलिकाएं। मादा में क्या थी? फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। मादा सहायक नलिकाएं। अब ये सहायक नलिकाओं में हमने बात करी किसके बारे में? फैलोपियन ट्यूब के बारे में। इन सहायक नलिकाओं में हमने बात करी गर्भाशय के बारे में, हमने बात करी योनि के बारे में। बड़े ध्यान से देखना बेटा, फैलोपियन ट्यूब जो है उसको बोलते हैं अंडवाहिनी। इस अंडवाहिनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये एक ऐसी नलिका थी जो कि अंडाशय के परिधि भाग से लेकर गर्भाशय तक फैली होती है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? मैं 1 मिनट में जब डायग्राम बनाऊंगा तो उस डायग्राम में इस बात को प्रूव करूंगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। ऐसा एनसीईआरटी ने क्यों लिखा कि ये अंडाशय के परिधि भाग से लेकर गर्भाशय तक फैली होती है। नेक्स्ट, ये फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग हैं। एक भाग को बोलते हैं इन्फंडिबुलम, दूसरे भाग को बोलते हैं एम्पुला और तीसरे भाग को बोलते हैं स्थैमस। क्या बोलते हैं? स्थैमस। क्या बोलते हैं? स्थैमस। इसके 3 भाग हैं। इसी तरह दूसरा भाग मेरे पास है गर्भाशय। आपको बता दूं ये गर्भाशय उल्टी नासपत्ती इन्वर्टेड पीयर्स के समान होता है। इसकी लंबाई जो थी वो 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। अगर गर्भाशय की भित्ति को काट के देखें तो इस गर्भाशय की भित्ति में 3 परतें हैं। सबसे बाहर वाली परत को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मध्य वाली परत को बोलते हैं मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली परत को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। तो जब भी बोले बताओ गर्भाशय में कितनी परतें भित्ति में? 3। हमने बोला सबसे बाहरी कौन सी? पेरीमेट्रियम। ये मेरे पास है सबसे बाहरी परत, ये मेरे पास है सबसे बाहरी परत। मायोमेट्रियम ये क्या है? हमने बोला ये मेरे पास है मध्य परत, ये मेरे पास है मध्य परत। जब भी पूछे ये कैसी है, हमने बोला ये मेरे पास एंडोमेट्रियम है, ये है सबसे आंतरिक परत, ये मेरे पास है सबसे आंतरिक परत, ये मेरे पास है सबसे आंतरिक परत, ये मेरे पास है सबसे आंतरिक परत।
बोला गुरुजी ठीक है। तीसरी जो मेरे पास संरचना थी उसको हमने बोला योनि। एग्जैक्टली में ये योनि जो है ये अग्रंथिल होती है। याद रखना, योनि में कभी भी कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती, ग्रंथि स्थित नहीं होती, और ये पेशीय संरचना है, पेशियों से बनी हुई संरचना है, मतलब इसका साइज परिवर्तित हो सकता है, हो सकता है। ये तीन चीजें हैं जो मादा की एक्सेसरी सहायक नलिकाओं में या सहायक वाहिनियों में शामिल है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? फैलोपियन ट्यूब के बारे में, फिर गर्भाशय के बारे में, और फिर योनि के बारे में। बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, आपके सामने ये अपने डायग्राम बनाया। इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में ये लाल रंग की जो संरचना अपने को दिखाई दे रही है, ये है अंडाशय। याद करो, हमने बोला था अंडाशय दो प्रकार के लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। एक लिगामेंट के द्वारा तो श्रोणि भित्ति से जुड़ा होता है, और दूसरे लिगामेंट के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है। और इन लिगामेंट को अपन बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, अंडाशय लिगामेंट। इनको अपन बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, अंडाशय लिगामेंट। चले, अब बेटा ये जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ये जो नलिका है, इस नलिका को ही बोलते हैं अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब। अब देखो, इस फैलोपियन ट्यूब की शुरुआत कहां से हो रही है? इस अंडाशय के परिधि भाग से। और ये कहां जाके खुल रही है? ये गर्भाशय में खुल रही है। ये कहां जाके खुल रही है? गर्भाशय में। और ये गर्भाशय की गुहा है, गर्भाशय। ये मेरे पास जो है ये गर्भाशय गुहा है, ये मेरे पास गर्भाशय गुहा है। बोला सर ठीक है। अब ये जो 10 से 12 सेंटीमीटर की नलिका है, यही अंडवाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब है। इस फैलोपियन ट्यूब के मोटे मोटे अपने को कितने भाग दिखाई दे रहे हैं? 3 भाग। फैलोपियन ट्यूब का ये जो सबसे पहला भाग है, इस भाग को बोलते हैं इनफंडिबुलम। फैलोपियन ट्यूब का ये जो भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। फैलोपियन ट्यूब का ये जो दूसरा भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं एम्पुला। इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं एम्पुला। और फैलोपियन ट्यूब का ये तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट भाग, ये वाला ब्लू कलर वाला भाग, इस भाग को अपन बोलते हैं स्थैमस। इस तीसरे और इंपॉर्टेंट भाग को बोलते हैं स्थैमस। तो फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग हुए? 3 भाग। फैलोपियन ट्यूब का ये इनफंडिबुलम वाला भाग जो होता है, ये अंडाशय के सबसे नजदीक होता है। और ये कैसा होता है? ये फनल लाइक पार्ट होता है, कीपाकार भाग है। ये कैसा है? हमने बोला कीपाकार भाग। ये कीपाकार भाग है। कौन सा? इनफंडिबुलम। और इस इनफंडिबुलम से ये अंगुली समान प्रवर्ध निकलते हैं। और ये अंगुली समान जो प्रवर्ध निकलते हैं बेटा, इन्हें ही हम बोलते हैं झालर, या मैं कह दूं फिम्बरी, या मैं कह दूं फिम्बरी, या मैं कह दूं फिम्बरी। इन्हें बोलते हैं झालर या फिम्बरी। तो जब भी बोले झालर फिम्बरी, क्या है? ये अंगुली समान प्रवर्ध है जो कहां से निकले? इनफंडिबुलम से निकले। हमने बोला ये अंगुली समान प्रवर्ध है, प्रवर्ध है। पूछेगा सर ठीक है, अगर ये फिम्बरी अंगुली समान प्रवर्ध है तो बताओ ना ये प्रवर्ध क्या काम करते हैं? बड़े ध्यान से देखना। हमने मान लिया बेटा ये अपने पास अंडाशय है, और याद करो अंडाशय है तो अंडाशय में अंडा होगा। बोला बिल्कुल होगा। हमने बोला अंडाशय के अंदर ये अंडा था, अंडे का परिवर्धन, मादा गैमिट का निर्माण जो हुआ वो कहां हुआ बच्चे? अंडाशय के अंदर हुआ। और अंडाशय में क्या हुआ? अंडाशय में जब गैमिट बन गया तो अपने पास हुआ ओव्यूलेशन। अपने पास क्या हुआ? अपने पास हुआ बेटा ओव्यूलेशन, दैट इज अंडोत्सर्ग। जब अंडोत्सर्ग हुआ तो अंडोत्सर्ग में क्या हुआ? ये जो अंडा था, ये अंडा अंडाशय से निकल के बाहर आ गया। ये लो, अब ये अंडाशय से निकल के जो अंडा बाहर आ गया, इसको अपन बोलते हैं ओव्यूलेटेड एग। इसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चे ओव्यूलेटेड एग।
ये वो अंडा था जो अंडाशय से निकल के बाहर आ गया, इसे ओव्यूलेटेड एग बोलते हैं। बोला सर बहुत ठीक बात है। अब क्या कहानी हुई, ये ओव्यूलेटेड एग जो था, इस ओव्यूलेटेड एग जब तक इस अंडवाहिनी में नहीं पहुंचेगा तब तक निषेचन संभव नहीं है, क्योंकि अंडे और स्पर्म का मिलन जो होगा ये इसके तुम्बिका, इस एम्पुला भाग में होगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये जो ओव्यूलेटेड एग था ये इन झालर की सहायता से कहां प्रवेश करेगा, इस अंडवाहिनी में प्रवेश करेगा। कहां प्रवेश करेगा, इस अंडवाहिनी में प्रवेश करेगा। तो जब भी बोले कि इनफंडिबुलम पे ये अंगुली समान प्रवर्ध, ये झालर जो दिखाई दे रहे हैं, ये झालर क्या काम करते हैं, हमने बोला ये अंडोत्सर्ग के बाद अंडे को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। अंडोत्सर्ग के बाद अंडे को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ये क्या काम करते हैं, अंडोत्सर्ग के बाद अंडे को ग्रहण करने में सहायक। ये अंडोत्सर्ग के बाद अंडे को ग्रहण करने में सहायक है। ये अंडोत्सर्ग के बाद अंडे को ग्रहण करने में सहायक है। कौन, ये अंगुली समान प्रवर्त, जिनको बोलते हैं झालर। बोला सर ठीक है। अब ये अंडा जो था ये इनफंडिबुलम में चला गया, इनफंडिबुलम से होता हुआ ये अंडा क्या काम करेगा, आगे जाएगा और आगे जाके ये अंडा कहां पहुंचेगा, इनफंडिबुलम से होता हुआ ये अंडा जाके पहुंचेगा मेरे बच्चे एम्पुला भाग में। कहां जाके पहुंचेगा, एम्पुला में। इस एम्पुला में यहां से अंडा गया और इधर से अपने पास आया स्पर्म, इधर से अपने पास आया स्पर्म। ये स्पर्म और अंडा दोनों मिले, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। तो जब भी बोले ये एम्पुला भाग किस चीज के लिए जाना जाता है, तो मैं कह दूं कि ये अंडवाहिनी का सबसे लंबा भाग है और यही निषेचन का स्थल है। तो मैंने बोला ये निषेचन का स्थल है। स्थल है। बोला सर ठीक है, ये निषेचन का स्थल है। कौन सा भाग, एम्पुला भाग जो है वो निषेचन का स्थल है। अब देखना इसका अंतिम भाग वो है मेरे पास इस्थेमस। कौन सा भाग है, इस्थेमस। इस्थेमस के बारे में देखना, इस्थेमस क्या है, हमने बोला ये अंडवाहिनी का अंतिम भाग है और ये सबसे सकरा भाग है, सबसे नैरो भाग है। तो मैंने बोला अंतिम, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है अंतिम संकरा भाग, अंतरिम शकरा भाग है। ये अंतिम भाग है और कैसा भाग है, सकरा भाग है। बोला सर ठीक है। बोला गुरुजी और क्या खास बात थी, खास बात ये थी कि ये इस्थमस किस में खुलता है, गर्भाशय में खुलता है। तो हमने बोला ये गर्भाशय में खुलता है। बेटा यहां पे जाके अपने पास बात खत्म हुई। वो किसके बारे में खत्म हुई, वो अंडवाहिनी के बारे में बात खत्म हुई। अब दूसरा पार्ट था गर्भाशय। अब बड़े ध्यान से देखना बच्चे, जब भी गर्भाशय को देखोगे तो इस गर्भाशय के टोटल मिला के गर्भाशय 3 भागों में बटा होता है। गर्भाशय का ये भाग जो ये सबसे ऊपर की साइड ये भाग दिखाई देता है, इस भाग को बोलते हैं फंडस। गर्भाशय के इस भाग को क्या बोलते हैं, फंडस। एग्जैक्टली में फंडस वो भाग था जहां भ्रूण का आरोपण होता है। भ्रूण का क्या होता है, आरोपण। ये ऊपर वाले इस भाग को बोलते हैं फंडस, यहां क्या होता है, भ्रूण का आरोपण। ये वो जगह थी भ्रूण का आरोपण स्थल, जहां पर भ्रूण का आरोपण होता है। इस गर्भाशय का अधिकांश भाग, मतलब यहां से लेके यहां तक का ये जो अधिकांश भाग है, इस भाग को बोलते हैं बॉडी भाग। क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं बॉडी भाग। इस गर्भाशय का ये थोड़ा सा पार्ट, इस गर्भाशय का ये थोड़ा सा पार्ट जो होता है, ये थोड़ा सा पार्ट, इस भाग को बोलते हैं ग्रीवा, या मैं कह दूं सर्विक्स। इस भाग को बोलते हैं ग्रीवा,
या इसी भाग को बोलते हैं सर्विक्स, इस भाग को बोलते हैं ग्रीवा या इसी भाग को बोलते हैं सर्विक्स। और ये जो भाग जो मेरे पास अंतिम भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अंतिम भाग आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, ये वाला भाग, ये जो आपको अंतिम भाग दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, ये अंतिम भाग एग्जैक्टली में ये अंतिम भाग ही अपने पास यहां पे प्रेजेंट है, वजाइना, यही मेरे पास है योनि। ये मेरे पास भाग कौन सा है? योनि। अब बड़े ध्यान से देखना, अब बड़े ध्यान से देखना, ये मेरे पास है योनि और ये मेरे पास है ग्रीवा। अगर इस ग्रीवा भाग को देखो, इस ग्रीवा भाग को देखो, तो इस ग्रीवा के अंदर ये गुहा दिखाई दे रही है। बोला हाँ दिखाई दे रही है। इसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स वाले पार्ट में है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। ये सर्विक्स वाले भाग में है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। तो जब भी पूछे कि गर्भाशय का अंतिम भाग क्या था? ग्रीवा, और ये ग्रीवा जाके किसमें खुली? योनि में खुली। इस योनि और सर्वाइकल कैनाल दोनों को मिला के हम बोलते हैं जन्म नाल। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं जन्म नाल, दैट इज बर्थ कैनाल। इसको बोलते हैं जन्म नाल, दैट इज बर्थ कैनाल, जन्म नाल दैट इज बर्थ कैनाल। चले, ये हमने मोटी मोटी बात करी गर्भाशय के 3 भागों के बारे में। अब ये बेटा मेरे पास गर्भाशय की दीवार है। अगर आप इस गर्भाशय की दीवार को देखोगे तो उसमें कितनी परतें हैं? 3। सबसे बाहर वाली परत जो है उसे अपन बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सबसे पहली जो परत है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मध्य वाली जो परत है उसको बोलते हैं अपन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। तो जब भी बोले मायोमेट्रियम परत, तो मध्य की परत है, और ये नाम से ही पता चल रहा है मायो मतलब मसल्स, इसमें चिकनी पेशियां उपस्थित होती है। इसमें क्या होती है? हमने बोला जब भी मायोमेट्रियम के बारे में पूछोगे तो हमने बोला ये ऐसी परत थी जिसमें चिकनी पेशी उपस्थित। ये एक ऐसी परत है जिसमें चिकनी पेशी जो होती है वो क्या होती है मेरे बच्चे? उपस्थित होती है। और यही परत थी जो प्रसव में सहायता करती है, चाइल्ड बर्थ में सहायता करती है। हमने बोला ये प्रसव में सहायक, यही परत है जो कि चाइल्ड बर्थ में और प्रसव में सहायक होती है। कौन सी? मायोमेट्रियम। इसके सबसे अंदर वाली परत जो है, यस, सबसे अंदर वाली परत है, मतलब ये हरी वाली परत, इसको अपन बोलते बेटा एंडोमेट्रियम। हमने आपसे पहले ही बोला कि ये एंडोमेट्रियम सबसे आंतरिक परत है। और इस आंतरिक परत की क्या खास बात है? ये आंतरिक परत जो है ये अत्यधिक ग्रंथिल तथा संवहनीय है। तो मैंने बोला ये कैसी है? हमने बोला ग्रंथिल तथा संवहनीय। ये ग्रंथिल तथा संवहनीय परत है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, जब महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, आर्व चक्र आता है, माहवारी आती है, तो ये एंडोमेट्रियम ही टूट टूट के वजाइना के द्वारा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। तो मैं कह दूं कि प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें क्या आता है? चक्रीय परिवर्तन आता है। तो मैंने बोला प्रत्येक आवर्त चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन आता है।
आर्व चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन आता है। किसमें? इसी परत में। चले भैया, अब सवाल था सर इतनी सी कहानी तो क्या हो गई, क्लियर हो गई, क्या इसके अलावा और कोई बात हो सकती है? हमने कहा बिल्कुल हो सकती है। अब हमने मादाओं की सहायक किसके बारे में बात कर ली है? सहायक नलिकाओं के बारे में बात कर ली है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आपसे बताते हैं स्त्रियों की बाह्य जननेंद्रियों के बारे में। हमने बोला था बाह्य जननेंद्रियों में 5 चीजों को शामिल किया गया है। 5 चीजों में क्या था? मोन्स प्यूबिस, जिसको हमने बोला था जघन शैल, जघन शैल, जघन शैल। इस मोन्स प्यूबिस को ही हमने बोला था बेटा जघन शैल। जघन शैल। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा को अपन बोलते हैं बेटा, वो बोलते हैं लघु भगोष्ठ, सॉरी वृहद भगोष्ठ। लेबिया माइनोरा, इसको बोलते हैं लघु भगोष्ठ। क्लाइटोरिस, इसको बोलते हैं भगशेफ। और अंत में मेरे पास था हाइमन, जिसे बोलते हैं योनि आच्छद। अब हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी माता की सारी लाइंस मैंने लिख दी है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बड़े ही ध्यान से देखना इस डायग्राम को। बच्चे डायग्राम को अगर आप बहुत ध्यान से, बहुत आराम से देख रहे होंगे तो आपको एक कंसेप्ट जो था वो दिमाग में छप रहा होगा। एक कंसेप्ट जो था वो दिमाग में छप रहा होगा। क्या कंसेप्ट छप रहा होगा? आप बड़े ध्यान से देखना बेटे। ये मेरे पास महिला का उदर भाग है। ये मेरे पास क्या है? महिला का, ये मेरे पास महिला का उदर भाग है। ये जो नीचे की साइड ग्रीन रंग का दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली में ये जो भाग है अपने पास है, ये महिला का गुदा है। बोला सर ठीक है। हमने क्या देखा? ये महिला की नाभि है और इस नाभि के तुरंत नीचे जाके देखते हैं तो नाभि के तुरंत नीचे वाला ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग है, इसे ही अपन बोल के चलते हैं मोन्स प्यूबिस। ये भाग जो है इसी को बोल के चलते हैं मोन्स प्यूबिस। एग्जैक्टली में ये मोन्स प्यूबिस जो है ये क्या है? ये वसा की एक गद्दी है। और ये वसा की गद्दी किससे ढकी हुई है? हमने बोला ये वसा की जो गद्दी थी ये 2 चीजों से ढकी हुई है। क्या क्या प्रेजेंट है? इसके ऊपर त्वचा प्रेजेंट है और घुंघराले बाल, जिसको अपन बोलते हैं प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर, ये प्यूबिक हेयर है, जघन बाल है। चले भैया अपन आगे। नेक्स्ट, यहां से देखिए ये मोन्स प्यूबिस से ये बड़े आकार का वलन दिखाई दे रहा है नीले रंग का। ये जो नीले रंग का बड़े आकार का वलन आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, इस बड़े आकार के वलन को ही बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इसी को बोलते हैं लेबिया मेजोरा। जब भी पूछे कि लेबिया मेजोरा की संख्या कितनी है, हमने बोला 2। दैट इज ये लेबिया मेजोरा मेरे पास 1 पेयर है। ये 1 पेयर है, ये त्वचा के बड़े वलन है। तो हमने बोला ये क्या है? हमने बोला त्वचा के बड़े वलन। जब हमने इस लेबिया मेजोरा को देखा तो क्या देखा कि जैसे घुंघराले बाल जघन हेयर इस मोन्स प्यूबिस पे प्रेजेंट थे, वैसे ही घुंघराले बाल इस लेबिया मेजोरा पे भी पाए जाते हैं। इस लेबिया मेजोरा पे भी ये घुंघराले बाल पाए जाते हैं। चले भैया, ये लेबिया मेजोरा शुरू तो हुआ था मोन्स प्यूबिस से, नीचे की तरफ आता है और ये पूरी के पूरे योनि द्वार को ढके होता है। ये योनि द्वार को ढके होता है। अब हम क्या काम करें? हमने इस लेबिया मेजोरा को थोड़ा सा खोला। जब खोला तो लेबिया मेजोरा के अंदर की साइड हमें 2 छोटे छोटे वलन और दिखाई दिए, और वो जो 2 छोटे छोटे वलन थे उनमें ये लाल कलर वाले वलन देखिएगा, ये लेबिया मेजोरा के नीचे उसके अंदर स्थित थे, लेबिया मेजोरा से छोटे थे, इसलिए इनको बोल दिया लेबिया माइनोरा।
क्या बोल दिया? लेबिया माइनोरा। तो जब भी बोले लेबिया माइनोरा कितने होते हैं संख्या में, याद रखना लेबिया माइनोरा भी संख्या में 2 होते हैं। ये भी मेरे पास 1 पेयर है। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं, 1 पेयर है। ये भी त्वचा के बने हुए छोटे वलन है, जो कहां? लेबिया माइजोरा के नीचे स्थित है, अंदर स्थित है। लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित है, अंदर स्थित है। तो हमने बोला त्वचा के छोटे वलन जो लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित। चले भैया, बोला सर ठीक है। अब हमने क्या देखा? ये जो छोटे वलन थे जो कि लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित थे, इन वलनों को ध्यान से देखना। इन वलनों के ऊपरी संधि पर, इन वलनों की ऊपरी संधि पर यहां पर देखो, ये अपने को पीले रंग की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ध्यान रखना, लेबिया मेजोरा पे तो ये घुंघराले बाल थे, प्यूबिक हेयर थे, लेकिन लेबिया माइनोरा पे बाल नहीं पाए जाते हैं। इनकी ऊपरी संधि पर पाया जाता है भगशेप। ये भगशेप छोटा अंगुली समान प्रवर्ध है। ये छोटा अंगुली समान प्रवर्ध है जो कि दोनों लेबिया मेजोरा की ऊपरी संधि पर, ये तो नीचे की संधि हुई, ऊपरी संधि पर स्थित होता है। और ऊपरी संधि पर भी कहां पर बेटा? ऊपरी संधि पर भी यहां पे देखोगे, ये जो गुलाबी रंग का है, ये मेरे पास है मूत्र द्वार। ये मेरे पास है मूत्र द्वार। तो ध्यान रखना, जब भी बोले कि बताओ भगशेप क्या है, मैं कह दूं ये छोटा अंगुली समान प्रवर्ध है, छोटा अंगुली समान प्रवर्ध है, जो दोनों लेबिया माइनोरा की ऊपरी संधि पर मूत्र द्वार के ऊपर स्थित है। तो हमने बोला ये क्या है? छोटा अंगुली समान, छोटा अंगुली समान प्रवर्ध है, छोटा अंगुली समान प्रवर्ध है। बोला सर ठीक है। ये छोटा अंगुली समान प्रवर्ध कहां स्थित होगा? हमने बोला कहां स्थित होगा? हमने बोला ये दोनों लेबिया माइनोरा, दोनों लेबिया माइनोरा की ऊपरी संधि पर मूत्र द्वार के ऊपर स्थित होता है। अब बेटा अगर इस भगशेप को देखोगे तो इसको बनाने वाली संरचना बिल्कुल वैसी है जैसे नर के सिसन में होती है। जैसी कहा होती नर के सिसन में, तो मैं कह दूं नर के सिसन के समझात है। ये नर के शिशन के समझात है। ये नर के शिशन के समझात है। कौन? भगशेप। मतलब जब महिलाओं में लैंगिक उत्तेजना आती है तो इस भगशेप का आकार भी बड़ा हो जाता है, यस। पूछेगा सर ठीक है। सर आप एक बात बताइए, हमने कहा जी पूछो। सर ये जो आपने इस सफेद रंग की जो संरचना बनाई है, जी हां, ये सफेद रंग की संरचना क्या है? बेटा ये सफेद रंग की संरचना कुछ और नहीं, एग्जैक्टली में ये सफेद रंग की संरचना ही अपने पास योनि द्वार है। ये सफेद रंग की जो संरचना है यही अपने पास योनि द्वार है, योनि द्वार है। अब इस योनि द्वार की क्या कहानी है, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। बेटा ये योनि द्वार जो है, इस योनि द्वार पे बहुत पतली सी परत पाई जाती है। ये बीच में कुछ भाग तो दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल सेंटर में देखना, एक छोटा सा भाग तो आपको खाली दिखाई दे रहा होगा, बाकी ये परत आपको दिखाई दे रही होगी। ये परत जो है, इस परत को ही अपन बोलते हैं हाइमन।
क्या बोलते हैं? हाइमन। तो जब भी बोले कि ये हाइमन जो है ये कैसी परत है, हमने बोला ये पतली, लचीली तथा संवहनीय परत है। हमने बोला कैसी है? हमने बोला पतली, लचीली तथा संवहनीय परत है। पतली, लचीली तथा संवहनीय परत है। कौन सी? हाइमन। हाइमन जो है वो पतली, लचीली तथा संवहनीय परत है। पूछेगा ये हाइमन क्या काम करती है? मैंने बोला ये योनि द्वार को ढकती है। पूरी तरह से ढकती है कि आंशिक रूप से? भाई थोड़ी से भाग को छोड़ के बाकी को ढक दिया तो मैं कह दूं कि ये योनि द्वार को आंशिक रूप से ढकती है। हमने बोला योनि द्वार को आंशिक रूप से ढकती है। आंशिक रूप से ढकती है। ये योनि द्वार को आंशिक रूप से ढकती है। कौन? हाइमन। अब खास बात सुनना इस हाइमन की। एग्जैक्टली में जब मेल और फीमेल पहले बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मैथुन करते हैं और मेन सिसन को इस वेजाइना में प्रवेश कराने की कोशिश करता है, तो उस दबाव की वजह से यह हाइमन टूटती है। तो अधिकतर केस में, मैंने रिपीट किया, अधिकतर केस में प्राय है ये हाइमन जो थे ये प्रथम मैथुन के दौरान फटती है। तो जब भी बोले हाइमन कब फटती है तो मैंने बोला सामान्यतः ये प्रथम संभोग के दौरान फटती है। कौन? हाइमन। ये हाइमन जो थी ये टूटती है, फटती है कब? प्रथम संभोग के दौरान। और हाइमन कैसी है? संवहनीय। संवहनीय का मतलब इसमें रक्त वाहिनियां हैं। तो जब हाइमन टूटेगी, फटेगी तो महिला में क्या होगी? ब्लीडिंग। तो इसीलिए महिला में प्रथम संभोग जो होता है उस प्रथम संभोग में क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, क्योंकि यह हाइमन टूटती है। प्राय है, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली, अधिकतर केस में। चले भैया, बोला सर ठीक है। यहां पे देखिए इस योनि द्वार के बगल में ही, यस, इस योनि द्वार के बगल में ही थोड़ा सा गौर फरमा के देखेंगे तो आपको ये मेरे पास कुछ द्वार दिखाई दे रहे हैं। ये पीले रंग के जो द्वार दिखाई दे रहे हैं ये बर्थोलिन, ये मेरे पास है बर्थोलिन ग्रंथि के द्वार। ये मेरे पास जो द्वार दिखाई दे रहे हैं ये किसके द्वार है? भैया ये बर्थोलिन ग्रंथि के द्वार है। ये बर्थोलिन ग्रंथि के द्वार है जो कि योनि द्वार के बगल में खुल रहे हैं। हमने बोला था कि फीमेल में एक जोड़ी पाई जाती है। बर्थोलिन ग्रंथि कितनी होती है? बर्थोलिन ग्रंथि एक जोड़ी होती है। और ये बर्थोलिन ग्रंथि जो होती है वो नर की काउपर्स ग्रंथि के समान होती है। तो जब भी कोई बात करके चले कि आप बताओ बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में, आप बताओ बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में क्या कहोगे? हमने बोला बार्थोलिन ग्लैंड कितनी है? हमने बोला ये अपने पास 1 पेयर है, एक जोड़ी है। पहली बात किसके समझाता है? हमने बोला ये नर की कौन सी ग्रंथि? काउपर्स ग्लैंड की, नर की काउपर्स ग्लैंड के समझात है। ये नर की काउपर्स ग्लैंड के समझात है। ये नर की काउपर्स ग्लैंड के समझात है। कौन सी? बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो नर की काउपर्स ग्लैंड के समझात है। नर की काउपर्स ग्लैंड के समझात है। यस, चले भैया, अब बताओ क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? क्या इतनी सी कहानी क्लियर है? बोला हाँ। अब बात करते हैं, सर आपने ये तो बोला कि ये हाइमन योनि द्वार को आंशिक रूप से ढकती है और ये प्रथम संभोग के दौरान फटती है, लेकिन इस हाइमन के आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि महिला जो है वो वर्जिन है
कि नहीं है। तो कहने का मतलब योनि आच्छद के होने या न होने की बात को किसी महिला की वर्जिनिटी या सेक्सुअल या मैं कहूं वर्जिनिटी या यौन अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता, वास्तविक सूचक नहीं माना जाता, नहीं माना जाता। बोला ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? हमने बोला उसकी एक वजह है। क्या? कि हमने बोला अधिकांशतः प्रायः तो ऐसा होता है कि प्रथम बार महिला मैथुन करेगी तो ये हाइमन टूटेगी, फटेगी। लेकिन आजकल लड़कियां जो है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में स्विमिंग भी करती है, हॉर्स बैक राइडिंग भी करती है, घुड़सवारी भी करती है। तो इन वजह से भी महिला में हाइमन जो थी वो टूट सकती है, फट सकती है। कुछ महिलाएं वेजाइनल टैम्पून का यूज करती है, उस वेजाइनल टैम्पून की वजह से भी हाइमन टूट सकती है। जोर का झटका लग गया, धक्का लग गया, उस वजह से भी हाइमन टूट सकती है। अब हमने एक चीज और भी देखी कि एक वर्जिन महिला में इन वजह से हाइमन टूट सकती है, लेकिन उन्होंने कभी भी संभोग नहीं किया। तो मतलब ऐसी महिला जिसमें हाइमन नहीं है वो भी वर्जिन हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हां, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, दूसरी बड़ी बात, कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने संभोग कर लिया और संभोग के बाद भी उसमें हाइमन होता है। इसका मतलब उन महिलाओं में हाइलम बहुत ज्यादा लचीला था। जब पेनिस को वेजाइना में प्रवेश कराया तो वो हाइमन टूटा नहीं, फटा नहीं। तो अगर किसी महिला ने संभोग कर लिया और संभोग के बाद भी हाइमन है तो क्या हम उस हाइमन के आधार पर उसको वर्जिन बोल सकते हैं? बोला नहीं, उसने तो संभोग कर लिया, वो वर्जिन नहीं है। तो बात आई कि एक महिला जो वर्जिन नहीं है उसमें हाइमन हो भी सकता है और एक महिला जो वर्जिन है उसमें हाइमन नहीं भी हो सकता। तो कहने का मतलब हाइमन को देख के उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि महिला वर्जिन है या नहीं है। वो वर्जिनिटी को बताने का सही सूचक नहीं है। यही बात मैंने इस पूरी स्लाइड में लिखी है। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए। चले भैया, यहां पे हमारी बात खत्म हुई वल्वा के बारे में, महिलाओं की बाह्य जननेंद्रिया के बारे में। चाला भाई, इतनी बात एकदम क्लियर है, इतनी बात एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं? बोला बिल्कुल बढ़ो सर। चलो तो देखो बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, स्तन ग्रंथियों के बारे में। बड़े ध्यान से देखना बच्चे, आपको पता है कि सक्रिय स्तन ग्रंथियां जो है वो स्तनधारियों की मादाओं में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें दुग्ध का निर्माण होता है और मां बच्चों को दूध पिलाती है पोषण प्रदान करने के लिए। अब अगर किसी भी मेमोरी ग्लैंड को आप देखेंगे तो उस मेमोरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? दो भाग होते हैं। बोला सर दो भाग कौन से? बेटा मेमोरी ग्लैंड के अपने पास दो भाग होते हैं। पहला भाग मेरे पास है, उसको अपन बोलते हैं ग्रंथिलूतक। पहला भाग जो होता है वो होता है ग्रंथिलूतक और दूसरा मेरे पास होता है विभिन्न मात्रा में वसा। मतलब इन दो चीजों से मिलकर स्तन ग्रंथियां बनी है। अब ऐसी महिला जिनकी स्तन ग्रंथियों में जितनी ज्यादा वसा होगी उनकी ब्रेस्ट का साइज उतना ही बड़ा होगा, उनमें स्तन ग्रंथियां उतनी ही बड़ी आकार की होगी। तो मैंने कहा कि वसा की मात्रा निर्धारित करती है कि स्तन ग्रंथियों का साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा। अब ये जो यहां पे उपस्थित ये जो ग्रंथिल ऊतक है, ये जो ग्रंथिल ऊतक है, ये ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होता है। तो जब भी बोले ग्रंथिल ऊतक किसमें डिवाइड है, ये ग्रंथिल ऊतक जो है ये 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड है। तो हमने बोला ये 15 से 20 मेमोरी लोब्स में बटा होता है। ये 15 से 20 मेमोरी लोब्स में बटा होता है। कौन? ग्रंथिल ऊतक।
पूछेगा गुरुजी ठीक है। सर आप एक काम करो, आप हमें इस मेमोरी ग्लैंड की संरचना के बारे में बता ही दो ना। हमने कहा भैया चलो हम बता देते हैं मेमोरी ग्लैंड्स की संरचना के बारे में। बड़े ध्यान से देखना बच्चे, ये हमने एक स्तन ग्रंथि का एक छोटा सा सेक्शन लिया और इस सेक्शन का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चला ये अपने पास जो है ये इस स्तन ग्रंथि में उपस्थित वसा है। चले भैया, ये अपने पास वसा है और ये जो हरे रंग की अपने को दिखाई दे रही है बेटा, ये अपने पास यहां पे उपस्थित रिब्स है, दैट इज पसलिया है। ये हरे रंग वाली तो रिब्स है और इन रिब्स के बीच में ये मेरे पास है पेशियां, तो हमने बोला ये मेरे पास है रिब्स के बीच पेशियां। ये रिब्स के बीच स्थित पेशियां है, ये रिब्स के बीच स्थित पेशियां है। बोला सर ठीक है। आप देखो ये रिब्स थे, इनके ऊपर ये पीले रंग की संरचना आपको दिखाई दे रही है। यस, ये जो पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है बेटा, ये भी एक मसल है, ये भी एक मसल है, पेशी है। इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने आपको बोला था कि स्तन ग्रंथियों में जो ग्रंथिल ऊतक है वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है। तो यहां पे आप देखिए, आपको ये जो नीले रंग वाली संरचना आपको दिखाई दे रही है मेरे दोस्त, ये जो आपको नीले रंग वाली संरचना आपको दिखाई दे रही है मेरे दोस्त, ये नीले रंग वाली संरचना, ये नीले रंग वाली संरचना यही मेरे पास है मेमोरी लोब्स। यही मेरे पास क्या है, मेमोरी लोब्स है। और ये मेमोरी लोब्स कितने हैं, हमने बोला एक स्तन में अगर कोई पूछे इनकी संख्या कितनी है तो हम बोलेंगे भैया इनकी संख्या है 15 से 20। इनकी संख्या है एक स्तन में 15 से 20। अगर हर मेमोरी लोब में देखें, अगर हर मेमोरी लोब में देखें तो ये देखो लाल रंग के अपने को दिखाई दे रहे हैं। यस, ये लाल रंग की संरचना जो है इनको बोलते हैं कूपिकाएं। क्या बोलते हैं, कूपिकाएं या एल्वियोलाई। इनको बोलते हैं एल्वियोलाई, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। एग्जैक्टली में ये एल्वियोलाई ही स्तन ग्रंथियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ये ही स्तन ग्रंथियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कौन, एल्वियोलाई। तो हमने बोला ये क्या है, हमने बोला स्तन ग्रंथि की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, ये अपने पास संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। पूछेगा गुरुजी एक बात बताओ, यहां से एक एल्वियोलाई को बाहर निकाल ले, भाई निकाल लो। ये मेरे पास एक एल्वियोलाई था, इस एक एल्वियोलाई को अपन ने बाहर निकाला, ये इस एल्वियोलाई की कोशिका। ये एल्वियोलाई की कोशिका और ये इस एल्वियोलाई से निकलने वाली नलिका। हमने बोला ये मेरे पास क्या है, एल्वियोलाई की कोशिका है, ये मेरे पास एल्वियोलाई की सेल है। सेल्स जब भी बोले ये क्या है, हमने बोला ये एल्वियोलाई की सेल्स है। ये एल्वियोलाई की सेल क्या करती है बेटा, ये एल्वियोलाई की सेल ही दुग्ध का संश्लेषण तथा स्रावण करती है। हमने बोला ये क्या काम करती है, दुग्ध का संश्लेषण तथा स्रावण करती है। ये दुग्ध का संश्लेषण तथा स्रावण करती है, संश्लेषण तथा स्रावण करती है। अरे बताओ, अगर ये दुग्ध का संश्लेषण और स्रावण करेगी तो यहां से दुग्ध निकलेगा, बिल्कुल सर, यहां से दुग्ध निकलेगा, बिल्कुल सर, यहां से दुग्ध निकलेगा, बिल्कुल सर। ये लो
यहां से दुग्ध निकलेगा और वो दुग्ध जाके इस एल्वियोलाई की गुहा में इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं ये कह दूं कि एल्वियोलाई की कोशिकाएं दुग्ध का संश्लेषण और श्रावण करती है, और वो दुग्ध कहां इकट्ठा हो जाता है? एल्वियोलाई की गुहा में। एल्वियोलाई की गुहा में। तो एल्वियोलाई की गुहा में ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास है संग्रहित दुग्ध। ये अपने पास जो है, ये अपने पास है संग्रहित दुग्ध। बोलेगा सर ठीक है, अब बेटा ये मेरे पास संग्रहित दुग्ध है, ये संग्रहित दुग्ध है कहां? एल्वियोलाई की गुहा में। अब अगर दूध, बच्चा जब स्तनपान करेगा तो दूध बाहर निकलेगा, बोला हां, तो दूध बाहर निकलेगा तो वो सबसे पहले इस पीले रंग की नलिका में आएगा, जिसे बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। इसे बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। मेमरी ट्यूब्यूल स्तन नलिका, स्तन नलिका, मेमरी ट्यूब्यूल स्तन नलिका। बोला सर ठीक है, इस स्तन नलिका से कहां जाएगा? बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला ये पीले रंग की जो आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे पास है मेमरी ट्यूब्यूल। ये मेरे पास है मेमरी ट्यूब्यूल। मेमरी ट्यूब्यूल से दूध जाएगा, ये मेमरी ट्यूब्यूल मिलके बनाएगी हरे रंग की नलिका। इस हरे रंग की नलिका को बोलते हैं मेमरी डक्ट। दुग्ध वाहिनी, इसको बोलते हैं मेमरी डक्ट, दैट इज दुग्ध वाहिनी। ये दुग्ध वाहिनी मेमरी डक्ट जो थी, ये आगे जाके कंटिन्यू होगी और इससे बनेगा ये वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मेमरी एम्पुला। इसी को बोलते हैं मेमरी एम्पुला। और मेमरी एम्पुला जो था वो आगे जाके किस में कंटिन्यू हुआ? इसमें, इसको अपन बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। दैट इज दुग्ध वाहिनी, दुग्ध वाहिनी। और ये दुग्ध वाहिनी जो थी, ये स्तन पे जो उभरा हुआ भाग होता है, इस उभरे हुए भाग को हम बोलते हैं निप्पल। इस उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? निप्पल। इस निप्पल पर जाकर ये खुलता है, और ये निप्पल ही तो वो भाग था जिसको मुख में लेकर बच्चा मां का दूध पीता है, तो यहीं पे दूध आएगा और गिरेगा। तो जब भी बोले बताओ स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के निष्कासन का मार्ग क्या है, तो सीधा सा बताना, मेमरी ट्यूब्यूल से मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट से मेमरी एम्पुला, और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट जो थी वो निप्पल पे जाके खुलेगी, मतलब दूध बच्चे के मुंह में पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। यस, चले भैया, अब यहां पे जाके हमने मादा जनन तंत्र के बारे में सारी की सारी बात क्या कर दी? एकदम फिनिश, एकदम खलास कर दी है। चले, अब बात थी गुरुजी आप एक बात बताओ, हमने मादा जनन तंत्र के बारे में तो बात कर दी, लेकिन ये बताओ अगर हमें मादा जनन तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने रहेंगे तो कहां से करेंगे? भैया मैं कराऊंगा, आज के लेक्चर में क्या सीखा उसमें हम बात करेंगे। बड़े ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा प्यारा सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। सवाल में पूछा है निम्न में से किसे बाह्य मादा जनेंद्रिया में सम्मिलित नहीं करते। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर लेक्चर ढंग से देखा होगा तो बाह्य जनेंद्रियों के कितने भाग थे? 5, है ना। पूरे चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है, याद होगा आपको। 5 भाग थे। क्लाइटोरिस भाग है, मोन्स प्यूबिस जघन सेल है, लेबिया मेजोरा वृहद भगोष्ठ है, लेकिन वेजाइना नहीं है, तो आंसर गया 3। अगला सवाल देखना, ये कह रहा क्लाइटोरिस होता है। अरे क्लाइटोरिस तो अपने पास एक छोटा उंगली समान प्रवर्ध है जो दोनों लेबिया माइनोरा की ऊपरी संधि पर मूत्र द्वार के ऊपर स्थित होता है, और ये नर के शिशन के समझाते हैं, मतलब बाह्य जनेंद्रिया का भाग है, बाह्य जनेंद्रिया का भाग है। नेक्स्ट अगली बात सुनना, वो कह रहा है स्तन में स्तन कूपिकाएं किसमें खुलती है? स्तन कूपिकाएं मतलब ये बात कर रहा है एल्वियोलाई के बारे में, कि वो एल्वियोलाई जो थी वो किसमें खुलती है? अरे भैया एल्वियोलाई तो मेमरी ट्यूब्यूल में खुलती है, स्तन नलिका में खुलती है, मेमरी ट्यूब्यूल में खुलती है, स्तन नलिका में खुलती है। ये स्तन नलिकाएं मेमरी डक्ट में खुलती है, मेमरी डक्ट मेमरी एम्पुला में खुलती है, और मेमरी एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है, लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है। नेक्स्ट बड़े ध्यान से देखना,
वो कह रहा है वस्या में ऊतकों की बनी हुई एक गद्दी होती है जो कि त्वचा व जघन बालों से घिरी होती है। त्वचा की गद्दी किसको बोला था? मोन्स प्यूबिस को बोला था। जघन शैल को बोला था। जघन शैल को बोला था। उत्तर गया 4। नेक्स्ट अगला सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल। ये कह रहा है अंडाशय के नजदीक अंडवाहिनी की कीपनुमा संरचना होती है। याद करो अंडवाहिनी कितने भागों में थी? 3, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थेमस। कीप आकार क्या था? इनफंडिबुलम। वो ही अंडाशय के सबसे समीप स्थित था, दैट इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम भाग। नेक्स्ट ये कह रहा है प्रत्येक स्तन ग्रंथि में उपस्थित स्तन पालियों की मेमोरी लोब्स की संख्या कितनी थी? एक में कितने थे? 15 से 20 थे बेटा, 15 से 20 थे। नेक्स्ट पूछ रहा है बर्थ कैनाल किससे बनती है? याद करो बर्थ कैनाल में 2 चीजें थी, एक तो योनि और दूसरा सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल गर्भाशय ग्रीवा वाले भाग की नलिका। यस, तो 2 चीजें थी, सर्वाइकल कैनाल और योनि। सर्वाइकल कैनाल और योनि गर्भाशय के ग्रीवा भाग की कैनाल। यस, आंसर गया 3। अब यहीं पे जाके आज का ये जबरदस्त लेक्चर हुआ खत्म। हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है, आराम से पढ़ेंगे, कोई अपने को जल्दी नहीं है। इतना सा पोर्शन जो बताया ये पूरा कर लेना बस। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? NCERT पढ़ो। दूसरा काम क्या करना है बेटा? जो DPP मिली होगी उस DPP को लगाओ। DPP को लगाओ। यस, और जहां पर भी आपको क्वेश्चन मिले बेटा वो क्वेश्चन पक्का लगा लेना है, क्योंकि अगर इतना सा काम आपने कर लिया तो फिर आप फोड़ के रख दोगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पक्की सही बात कह रहा हूं ना, ऐसे मजाक मत बनाओ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। तुम भाई साहब बहुत बवंडर लोग हो, अगर तुम्हें तुम्हारी ताकत का पता होगा ना तो तुम फोड़ के रख दोगे। पक्की बात है ना? तो बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़िए और जो बातें आपको बताई जा रही है उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। नीट में सिलेक्शन तुम्हारी खुद की मुट्ठी में है, बस तुम अपनी ताकत को पहचान के और आगे बढ़ो। तो पक्का प्रॉमिस है, बड़ी शिद्दत से पढ़ाई करनी है। इसके आगे की बात मैं करूंगा आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल।